आज की कहानी है कागज का रिश्ता। विभा अपने नाम आते गुलाबी खतों को देख खिल जाती थी, लेकिन वह इस बात से अनजान थी कि इन्हीं खतों की वजह से वह परिवार के सभी सदस्यों की नज़रों में संदेह के घेरे में आ जाएगी। क्या वाकई खत लिखने वाले के साथ विभा का कोई संबंध था? यह लो भाभी तुम्हारा पत्र। राकेश ने मुस्कुराते हुए गुलाबी रंग के पत्र को विभा की तरफ बढ़ाते हुए कहा। सर्दियों की गुनगुनी धूप में बाहर आंगन में बैठी विमला देवी ने बहू के हाथों में पत्र देखा तो बोली, किसका पत्र है? मेरे एक मित्र का पत्र है माँ जी। कहते हुए विभा पत्र लेकर अपने कमरे में दाखिल हो गई तो राकेश अपनी माँ के पास पड़ी कुर्सी पर आ बैठा। कॉलेज में पढ़ने वाला नौजवान हर बात पर गौर करने लगा था। साधारण सी घटना को भी राकेश संदेह की नज़र से देखने परखने लगा था। यूं तो विभा के पत्र अक्सर आते रहते थे, पर उस दिन जिस महक मुस्कान के साथ उसने वह पत्र देवर के हाथ से लिया था, उसे देखकर राकेश की निगाह में संदेह का बादल उमड़ आया। राकेश बेटा, उमा की कोई चिट्ठी नहीं आती? लड़की की राजी खुशी का तो पता करना ही चाहिए। विमला देवी अपनी लड़की के लिए चिंतित हो उठी थी। माँ, उमा को भी तो यहाँ से कोई पत्र नहीं लिखता, वह बेचारी कब तक पत्र डालती रहे? राकेश ने भाभी के कमरे की तरफ देखते हुए कहा। उधर से आती किसी गजल के मधुर स्वर ने राकेश की बात को वहीं तक सीमित कर दिया। पर बहू तो अक्सर डाक खाने जाती है, विमला देवी ने कहा। आपकी बहू अपने मित्रों को पत्र डालने जाती है माँ, अपनी ननद को नहीं। जिन्हें यह पत्र डालने जाती है उनकी लगातार चिट्ठियाँ आती रहती हैं। अब देखो, इस पिछले 15 दिनों में उनके पास यह दूसरा गुलाबी लिफाफा आया है। राकेश ने तनिक गंभीरता से कहा। बहू के इन मित्रों के बारे में मुकेश को तो पता होगा। इस बार विमला देवी भी सशंकित हो उठी थी। यूं उन्हें अपनी बहू से कोई शिकायत नहीं थी। वह सुंदर, सुघड़ और मेहनती थी। नए नए पकवान बनाने और सबको आग्रह से खिलाने पर ही वह संतोष मानती थी। सबके सुख दुख में तो वह ऐसे घुल मिल जाती जैसे वे उसके अपने ही सुख दुख हों। घर के सदस्यों की रुचि का वह पूरा ध्यान रखती। इन पत्रों के सिलसिले ने विमला देवी के माथे पर अनायास ही बल डाल दिए। उन्होंने राकेश से पूछा, पत्र कहाँ से आया है? राकेश कंधे उचकाकर बोला, मुझे क्या मालूम, भाभी के किसी पेन फ्रेंड का पत्र है। ये पेन फ्रेंड क्या चीज़ होती है? विमला देवी ने खोजी निगाहों से बेटे की तरफ देखा। माँ, पेन फ्रेंड यानी कि पत्र मित्र। राकेश ने हंसते हुए कहा। अच्छा अच्छा, जब मुकेश छोटा था तब वह भी बाल पत्रिकाओं से बच्चों के पते ढूंढ ढूंढ कर पत्र मित्र बनाया करता था और उन्हें पत्र भेजा करता था। विमला देवी ने याद करते हुए कहा। बचपन के औपचारिक पत्र मित्र समय के साथ साथ छूटते चले जाते हैं। भाभी की तरह उनके लगातार पत्र नहीं आते। कहते हुए राकेश ने बाहर की राह ली और विमला देवी अकेली आंगन में बैठी रह गईं। सर्दियों के गुनगुने दिन धूप ढलते ही बीत जाते हैं। विभा ने जब तक चाय नाश्ते के बर्तन समेटे, सांझ ढल चुकी थी। वह फिर रात का खाना बनाने में व्यस्त हो गई। मुकेश को बढ़िया खाना खाने का शौक भी था और वह दफ्तर से लौटकर जल्दी ही रात का खाना खाने का आदी भी था। दफ्तर से लौटते ही मुकेश ने विभा को बुलाकर कहा, सुनो, आज दफ्तर में तुम्हारे भैया भाभी का फ़ोन आया था। वे लोग परसों अहमदाबाद लौट रहे हैं। कल उन्होंने तुम्हें बुलाया है। अच्छा, विभा ने मुकेश के हाथ से कोट लेकर अलमारी में टांगते हुए कहा। अगले दिन सुबह मुकेश को दफ्तर भेजकर विभा अपने भैया भाभी से मिलने तिलक नगर चली गई। वे दक्षिण भारत घूमकर लौटे थे और घर के सदस्यों के लिए तरह तरह के उपहार लाए थे। विभा अपने लिए लाई गई मैसूर जॉर्जेट की साड़ी देखकर खिल उठी थी। विभा की माँ को अचानक कुछ याद आया। वे अपनी मेज़ पर रखी चिट्ठियों में से एक कार्ड निकालकर विभा को देते हुए बोली, यह तेरे नाम का एक कार्ड आया था। किसका कार्ड है? विभा की भाभी शीला ने कार्ड की तरफ देखते हुए पूछा। मेरे एक मित्र का कार्ड है भाभी। नववर्ष, दिवाली, होली, जन्मदिन आदि पर हम लोग कार्ड भेजकर एक दूसरे को बधाई देते हैं। विभा ने कार्ड पढ़ते हुए कहा।
कभी मुलाकात भी होती है इन मित्रों से? शीला भाभी ने तनिक सोचते हुए कहा। कभी आमने सामने तो मुलाकात नहीं हुई, ना ऐसी ज़रूरत ही महसूस हुई। विभा ने सहज भाव से कार्ड देखते हुए उत्तर दिया। तुम्हारे पास ससुराल में भी ऐसे बधाई कार्ड पहुंचते हैं? शीला ने अगला प्रश्न किया। हाँ हाँ, वहाँ भी मेरे कार्ड आते हैं, विभा ने तनिक उत्साह से बताया। क्या मुकेश भाई भी तुम्हारे इन पत्र मित्रों के बधाई कार्ड देखते हैं? इस बार शीला भाभी ने सीधा सवाल किया। क्यों, ऐसी क्या गलत बात है इन बधाई कार्डों में? प्रत्युत्तर में विभा का स्वर भी बदल गया था। अब तुम विवाहिता हो विभा, और विवाहित जीवन में ये बातें कोई महत्व नहीं रखती। मैं मानती हूँ कि तुम्हारा तन मन निर्मल है, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता बहुत नाजुक होता है। अगर इस रिश्ते में एक बार शक का बीज पनप गया तो सारी जीवन अपनी सफाई देते हुए ही नष्ट हो जाता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम यह पत्र मित्रता अब यहीं खत्म कर दो, शीला ने समझाते हुए कहा। भाभी, तुम अच्छी तरह जानती हो कि हम लोग यह बधाई कार्ड सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से भेजते हैं। इतनी साधारण सी बात मुकेश और मेरे बीच में शक का कारण बन सकती है? मैं ऐसा नहीं मानती, विभा तुनक कर बोली। शाम ढल रही थी और विभा को घर लौटना था, इसलिए चर्चा वहीं खत्म हो गई। विभा अपना उपहार लेकर खुशी खुशी ससुराल लौट आई। लगभग पूरा महीना सर्दी की चपेट में ठंड से ठिठुरते हुए कब बीत गया कुछ पता ही न चला। गर्मी की दस्तक देती एक दोपहर में जब विभा नहाकर अपने कमरे में आई तो देखा मुकेश का चेहरा कुछ उतरा हुआ सा है। वह मुस्कुराकर अपनी साड़ी का पल्ला हवा में लहराते हुए बोली, सुनिए। विभा की आवाज़ सुनकर मुकेश ने उसकी तरफ पलटकर देखा। विभा ने मुकेश की दी हुई गुलाबी साड़ी पहन रखी थी। उस पर गुलाबी रंग खिलता भी खूब था। कोई और दिन होता तो मुकेश की धमनियों में आग सी दौड़ने लगती, पर उस समय वह बिल्कुल खामोश था। चिंता की गहरी लकीरें उसके माथे पर स्पष्ट उभर आई थीं। उसने एक गुलाबी लिफाफा अपनी पत्नी के आगे रखते हुए कहा, तुम्हारा पत्र आया है। मेरा पत्र? विभा ने आगे बढ़कर वह पत्र अपने हाथ में उठाया और चहक कर बोली, अरे यह तो मोहन का पत्र है। मुस्कुराकर विभा वह पत्र खोलकर पढ़ने लगी। उसके चेहरे पर इंद्रधनुषी रंग थिरकने लगे थे। मुकेश पत्नी पर एक दृष्टि फेंककर सिगरेट सुलगाते हुए बोला, यह मोहन कौन है? मेरे पत्र मित्रों में सबसे अधिक स्नेहशील और आकर्षक, विभा पत्र पढ़ते पढ़ते ही बोली। विभा पत्र पढ़ती रही और मुकेश चोर निगाहों से पत्नी को देखता रहा। पत्र पढ़कर विभा ने दराज में डाल दिया और फिल्मी धुन गुनगुनाती हुई ड्रेसिंग टेबल के आईने में अपनी छवि निहारते हुए बाल संवारती रही। मुकेश ने घड़ी में समय देखा और विभा से बोला, आज खाना नहीं मिलेगा क्या? खाना तो लगभग तैयार है, कहते हुए विभा रसोई की तरफ चल दी। जब रसोई से बर्तनों की उठापटक की आवाज़ आनी शुरू हो गई तो मुकेश ने दराज से वह पत्र निकालकर पढ़ना शुरू कर दिया। हिमाचल के चंबा ज़िले के किसी गांव से आया वह पत्र पर्वतीय संस्कृति की झांकी प्रस्तुत करता हुआ विभा को सपरिवार वहां आकर कुछ दिन रहने का निमंत्रण दे रहा था। विभा के द्वारा भेजे गए नए साल के बधाई कार्ड और पूछे गए कुछ प्रश्नों के उत्तर भी उस पत्र में दिए गए थे। पत्र की भाषा लुभावनी और लिखावट सुंदर थी। विभा ने मेज़ पर खाना लगा दिया था। पूरा परिवार भोजन करने बैठ चुका था, पर मुकेश न जाने क्यों उदास सा था। राकेश बराबर में बैठा लगातार अपने भैया के मर्म को समझने की कोशिश कर रहा था। उसे अपनी भाभी पर रह रहकर क्रोध आ रहा था। राकेश ने मटर पनीर का डोंगा भैया के आगे सरकाते हुए कहा, आपने मटर पनीर की सब्जी तो ली ही नहीं, देखिए तो कितनी स्वादिष्ट है। हाँ हाँ, कहते हुए मुकेश ने राकेश के हाथ से डोंगा ले लिया, पर वह बेदिली से ही खाना खाता रहा। मुकेश की स्थिति देखकर राकेश ने निश्चय किया कि वह इस बार भाभी के नाम आया कोई भी पत्र मुकेश के हाथों में देगा। जितनी जल्दी हो सके इन पत्रों का रहस्य भैया के आगे खुलना ही चाहिए। राकेश के हृदय में बनी योजना ने साकार होने में अधिक समय नहीं लिया। एक दोपहर जब वह अपने मित्र के यहाँ मिलने जा रहा था, उसे डाकिया घर के बाहर ही मिल गया।
वह अन्य पत्रों के साथ विभा भाभी का गुलाबी लिफाफा भी अपनी जेब के हवाले करते हुए बाहर निकल गया। राकेश जब घर लौटा तब मुकेश घर पहुंच चुका था। भाभी रसोई में थी और माँ जी बरामदे में बैठी रेडियो सुन रही थी। राकेश ने अपनी जेब से 3-4 चिट्ठियां निकालकर मुकेश के हाथ में देते हुए कहा, भैया, शायद एक पत्र आपके दफ्तर का है और एक उमा दीदी का है। यह पत्र शायद भाभी का है। मैं सतीश के घर जा रहा था कि डाकिया रास्ते में ही मिल गया। ओह, अच्छा अच्छा। मुकेश ने पत्र हाथ में लेते हुए कहा। अपने दफ्तर का पत्र उसने दफ्तरी कागजों में रख लिया और उमा का पत्र घर में सबको पढ़कर सुना दिया। विभा के नाम से आया पत्र उसने तकिए के नीचे रख दिया। रात को कामकाज निपटाकर विभा लौटी तो मुकेश ने गुलाबी लिफाफा उसे थमाते हुए कहा, यह लो तुम्हारा पत्र। मेरा पत्र इस समय? विभा ने आश्चर्य से कहा, आया तो यह दोपहर की डाक से था जब मैं दफ्तर में था, लेकिन अभी तक यह आपके देवर की जेब में था। मुकेश ने पत्नी की तरफ देखते हुए कहा। विभा ने मुस्कुराकर वह पत्र खोला और पढ़ने लगी। शायद पत्र में कोई ऐसी बात लिखी थी जिसे पढ़कर वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। मुकेश ने इस बार पलटकर पूछा, मोहन का पत्र है? हाँ, लेकिन आपने कैसे जान लिया? विभा ने हंसते हंसते ही पूछा। लिफाफे को देखकर। कुछ और बताओगी इन महाशय के बारे में? मुकेश ने पलंग पर बैठते हुए कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मोहन एक सुंदर नवयुवक है। उसका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक है। मुझे तो उसकी शरारती आंखों की मुस्कुराहट बहुत भाती है। विभा ने सहज भाव से कहा, पर मुकेश शक और ईर्ष्या की आग में जल उठा। मुकेश ने फिर पत्नी से कोई बात नहीं की और मुंह फेर कर लेट गया। विभा ने एक बार मुकेश की पीठ को सहलाया भी, पर पति का एकदम ठंडापन देखकर वह फिर नींद की आगोश में डूब गई। घर गृहस्थी की गाड़ी ठीक पहले जैसी ही चलती रही, पर मुकेश का स्वभाव और व्यवहार दिनों दिन बदलता चला गया। अब अक्सर वह देर रात घर लौटता। पति के इंतजार में भूखी बैठी विभा से वह बाहर से खाना खाकर आया हूँ कहकर सीधे अपने कमरे में घुस जाता। माँ जी और राकेश भी मुकेश का व्यवहार देखकर परेशान थे। मुकेश और विभा के बीच धीरे धीरे एक ठंडापन पसरने लगा था। दोनों के बीच वार्तालाप भी अब बहुत संक्षिप्त होता था। मुकेश अब अगर दफ्तर से समय पर घर लौट भी आता तो सिगरेट पर सिगरेट फूंकता रहता। आखिर एक शाम विभा ने मुकेश के हाथ से सिगरेट छीनते हुए तुनक कर कहा, आप मुझे देखते ही नज़र क्यों फेर लेते हैं? क्या अब मैं सुंदर नहीं रही? मुकेश ने विभा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। आप किस सोच में डूबे रहते हैं? देखती हूँ आप आजकल सिगरेट ज़्यादा ही पीने लगे हैं। बताइए ना। विभा की आंखों में आंसू भर आए। तुम तो उतनी ही सुंदर हो जितनी शादी के समय थी, पर मैं तो मोहन की तरह सुंदर नहीं हूँ, ना ही बलिष्ठ, ना मैं उसकी तरह योग्य हूँ, ना आकर्षक। मुकेश ने रूखे स्वर में जवाब दिया। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं अब तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि अब मैं तुम्हारे साथ अधिक दिनों तक नहीं निभा सकता। मैं बहुत जल्दी ही तुम्हें आज़ाद करने की सोच रहा हूँ, जिससे तुम मोहन के पास आसानी से जा सको। मुकेश ने अत्यंत ठंडे स्वर से कहा। यह क्या कह रहे हैं आप? विभा घबरा कर बोली। उसे लगा संदेह के एक नन्हे कीड़े ने उसके दाम्पत्य की गहरी जड़ों को क्षण भर में कुतर डाला है। मैं वही सच कह रहा हूँ जो तुम नहीं कह सकीं और छिपकर प्रेम का नाटक खेलती रहीं। अब मुकेश के स्वर में कड़वाहट घुल गई थी। ऐसा मत कहिए, मोहन सिर्फ मेरा पत्र मित्र है और कुछ नहीं। मेरे मन में आपके प्रति गहरी निष्ठा है। आप मुझ पर शक कर रहे हैं। कहते हुए विभा की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। तुम चाहे अब अपनी कितनी भी सफाई क्यों ना दो, लेकिन मैं यह नहीं मान सकता कि मोहन तुम्हारा केवल पत्र। कौन पति यह सहन कर सकता है कि उसकी पत्नी को कोई पराया मर्द प्रेम पत्र भेजता रहे? मुकेश का स्वर अब नफरत में बदलने लगा था। आप पत्र पढ़कर देख लीजिए, यह कोई प्रेम पत्र नहीं है। विभा ने जल्दी से मोहन का पत्र दराज से निकालकर मुकेश के आगे रखते हुए कहा, यह पत्र अब तुम अपने भविष्य के लिए संभाल कर रखो। मुकेश ने मोहन का पत्र विभा के मुंह पर फेंकते हुए कहा,
तुम जानते नहीं हो मुकेश, मेरी दोस्ती सिर्फ कागज़ के पत्रों तक ही सीमित है। मेरा मोहन से ऐसा वैसा कोई संबंध नहीं है। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? विभा अब सचमुच रोने लगी थी। तुम मुझे क्या समझाओगी? शादी के बाद भी तुम्हारी आंखों में मोहन का रूप बसता रहा। तुम्हारे हृदय में उसके लिए हिलोरें उठती हैं। मैं इतना बुद्धू नहीं हूँ, समझी? मुकेश पलंग से उठकर सोफे पर जा लेटा। विभा देर तक सुबकती रही। अगली सुबह मुकेश कुछ जल्दी ही उठ गया। जब तक विभा अपनी आंखों को मलते हुए उठी, तब तक तो वह जाने के लिए तैयार भी हो चुका था। विभा ने आश्चर्य से घड़ी की तरफ देखा। 8 बज रहे थे। विभा घबराकर जल्दी से रसोई में पहुंची, मुकेश के लिए नाश्ता बनाकर लाई, परंतु वह जा चुका था। विभा मुकेश को दूर तक जाते हुए देखते रही। नाश्ते की प्लेट अब तक उसके हाथों में थी। क्या हुआ बहू? दरवाजे के बाहर खड़ी उसकी सास ने भीतर आते हुए पूछा। कुछ नहीं माँ जी, विभा ने सास से आंसू छिपाते हुए कहा। मुकेश क्या नाश्ता नहीं करके गया? उन्होंने विभा के हाथ में प्लेट देखकर पूछा। जल्दी में चले गए, कहते हुए विभा रसोई की तरफ मुड़ गई। ऐसी भी क्या जल्दी कि आदमी घर से भूखा ही चला जाए? मैं देख रही हूँ तुम दोनों में कई दिनों से कुछ तनाव चल रहा है। बात बढ़ने से पहले ही निपटा लेनी चाहिए बहू, इसी में समझदारी है। शाम को मुकेश दफ्तर से लौटा तो माँ ने उसे अपने समीप बैठाते हुए कहा। मुकेश आजकल इतनी देर से क्यों लौटता है? माँ, दफ्तर में आजकल काम कुछ ज़्यादा ही रहता है। आजकल तो उदास भी रहता है। नहीं नहीं माँ, मुकेश ने बनावटी हंसी हंसते हुए कहा। आज कोई पुरानी फिल्म डीवीडी पर लगाना, माँ ने हंसते हुए कहा। अच्छा, कहते हुए मुकेश उठकर अपने कमरे में चला गया। दिन भर के थके और भूख से बेहाल हुए मुकेश ने जैसे ही कमरे की बत्ती जलाई, उसे अपने बिस्तर पर शादी का एल्बम नजर आया। कपड़े उतारने को बढ़े हाथ अनायास ही एल्बम की तरफ बढ़ गए। वह एल्बम देखने बैठ गया। हंसी ठिठोली, मान मनुहार, रिश्तेदारों की चुहल भरी बातें एक बार फिर मन में ताज़ा हो उठी। तभी विभा ने चाय का प्याला आगे बढ़ाते हुए कहा, लीजिए। मुकेश का गुस्सा अभी भी नाक पर चढ़ा था, पर उसने पत्नी के हाथ से चाय का प्याला ले लिया। विभा फिर रसोई घर में चली गई। मुकेश जब तक हाथ मुंह धोकर बाथरूम से निकला, परिवार रात के खाने के लिए मेज पर बैठ चुका था। विमला देवी ने बेटे को पुकारा। मुकेश, आओ बेटे, सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कुर्सी पर बैठते हुए मुकेश सामान्य होने का प्रयत्न कर रहा था, पर उसका रूखापन छिपाए नहीं छिप रहा था। सभी भोजन करने लगे तो विमला देवी बोली, आज मुकेश जल्दी जल्दी में नाश्ता छोड़ गया तो विभा ने भी पूरे दिन कुछ नहीं खाया। पतिव्रता स्त्रियों की तरह, राकेश ने शरारत से हंसते हुए कहा। विमला देवी भी मुस्कुराती रहीं, पर मुकेश चुपचाप खाना खाता रहा। गरम रोटियां सबकी थालियों में परोसते हुए विभा ने यह तो जान लिया था कि मुकेश बार बार उसको आंख के कोने से देख रहा है, जैसे कुछ कहना चाहता हो पर शब्द ना मिल रहे हों। रात में बिस्तर पर बैठते हुए विभा बोली, देखिए, मेरे दिल में कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। हाँ, आज तक मैं अपने बरसों पुराने पत्र मित्रों के पत्रों को सहज रूप में ही लेती रही। मेरे समझने में यह भूल अवश्य हुई कि मैंने कभी गंभीरता से इस विषय पर सोचा नहीं। मुकेश चुपचाप दूसरी तरफ निगाहें फेरे बैठा रहा। विभा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, आज दिन भर मैंने इस विषय पर गहराई से सोचा। मेरी एक साधारण सी भूल के कारण मेरा भविष्य एक खतरनाक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। हम दोनों की सुखी गृहस्थी अलगाव की तरफ मुड़ गई है। मैं आज ही आपके सामने इन कागज़ के रिश्तों को खत्म किए देती हूँ। यह कहते हुए विभा ने बरसों से संजोया हुआ बधाई कार्डों व पत्रों का पुलिंदा चिंदी चिंदी करके फाड़ दिया और मुकेश का हाथ अपने हाथ में लेते हुए धीरे से कहा, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। मैं सिर्फ आपकी हूँ। शक के कारण अपनत्व की धुंधली पड़ती छाया मुकेश की पलकों को गीला करके उजली रोशनी दे गई। वह पत्नी के हाथ को दोनों हाथों में दबाते हुए बोला, मुझे अब तुमसे कोई शिकायत नहीं है। विभा, अच्छा हुआ जो तुम्हें अपनी गलती का एहसास समय रहते ही हो गया। जो कुछ हमने कहा सुना उसे भूल जाओ। विभा ने पति के समीप आते हुए कहा, मुझे गुस्सा तुम्हारी लापरवाही ने दिलाया।
एक के बाद एक तुम्हारे पत्र आते चले गए और मेरी स्थिति अपने परिवार में गिरती चली गई। ज़रा सोचो, अगर घर के बुजुर्ग इन पत्रों को गलत नज़रिए से देखने लगते तो परिवार में तुम्हारी क्या इज्जत रह जाती। मुकेश ने धीमे स्वर में कहा। विभा कुछ नहीं बोली। मुकेश ने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा, उस शाम जब राकेश ने तुम्हारा वह पत्र मेरे हाथों में दिया था तो तुम नहीं जानती वह कैसी विचित्र निगाहों से तुम्हें ताक रहा था। वह लांछित दृष्टि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। विभा, हम ऐसा कोई काम करें ही क्यों जिसमें हमारे साथ साथ दूसरों का भी सुख चैन खत्म हो जाए। आप ठीक कह रहे हैं, विभा ने इस बार मुकेश की आंखों में देखते हुए कहा। उसने मन ही मन अपने पति का धन्यवाद किया। जिस तरह मुकेश ने भविष्य में होने वाली बदनामी से विभा को बचाया, यह सोचकर वह आत्मविभोर हो उठी। फिर लाइट बंद कर सुखद भविष्य की कल्पना में खो गई। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।